हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कार ट्रेड की बात करेंगे, कार ट्रेड टेक की। और कल मैं दो कंपनीज़ को डिस्कस करूंगा, कल या परसों में, जो होम टेक्सटाइल में हैं। और बिकॉज़ ये अभी इंटरेस्टिंग मेरे को लग रही हैं क्योंकि इंडिया और यूके का एफटीए साइन हुआ है और टेक्सटाइल कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट उसमें मिला है। तो आगे जाके जो होम टेक्सटाइल की कंपनीज़ है, बिकॉज अपैरल वाले को मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ उतना अच्छे से, मेरे को मतलब मैं प्रेफर नहीं करता हूँ अपैरल कंपनीज़ को। बट यहाँ पे होम टेक्सटाइल की कंपनीज़ की मैं बात करूँगा। ऑलरेडी मैंने Q1 में भी इनको डिस्कस किया है 2-3 क्वार्टर्स पहले, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट बीच में नहीं दे रहे थे। तो अभी आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वैल्यूएशंस भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो अभी हम फिलहाल अगर कार ट्रेड की बात करें, तो इसका Q4 उतना अच्छा नहीं रहा है। मैं इसका एक वीडियो डाल दूंगा जो मैंने Q3 में बनाया था। तो मैंने सारे बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में उसमें समझाया हुआ है। उस चीज़ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अगेन उतना टाइम यूज़ करके मैं कुछ और वैल्यूबल चीज़ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इनके अगर आप देखेंगे तो 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। कंज्यूमर वाला बिजनेस सेगमेंट है, रीमार्केटिंग वाला है, एंड OLX है। OLX को इन्होंने 1.5 ईयर्स पहले, 1.5 साल पहले एक्वायर किया था। तो कंज्यूमर बिजनेस में इनके दो ब्रांड्स आती हैं, कार वाले एंड बाइक वाले। यहाँ पे कोई भी डीलर है, डीलरशिप है या OEM है, वो अपने प्रोडक्ट्स को, कार्स को, पैसेंजर व्हीकल्स को मोस्टली वो एडवर्टाइज़ करेंगे, या डीलर्स सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे इनके प्लेटफॉर्म का और अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, ताकि हम जैसे कस्टमर, यू एंड मी, कस्टमर्स लाइक यू एंड मी कैन गो टू द प्लेटफॉर्म्स एंड मेक अ परचेज वया द डीलरशिप। तो कंज्यूमर बिजनेस में इनके दो प्लेटफॉर्म्स हो गए, कार वाले एंड बाइक वाले। दूसरा इनका बिजनेस आता है रीमार्केटिंग का। अगेन ये चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, वीडियो लिंक पे मैं डाल दूंगा। तो उसमें क्या होता है, लेट्स से कोई बैंक है, NBFC है, या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है जिसने पैसेंजर व्हीकल का लोन दिया हुआ है और कस्टमर EMI वापस नहीं कर पा रहा है, पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। तो ये कस्टमर पे जाते हैं, उसकी कार उठा लेते हैं, पैसेंजर जो भी व्हीकल है वो उसको उठा लेते हैं। बट सिंस किसी भी कंपनी का, फाइनेंशियल कंपनी का जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है, दैट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड बाइंग और सेलिंग कार्स, तो ये क्या करते हैं, इस कार को उठाएंगे और श्रीराम ऑटोमॉल पे दे देंगे, जो कि रीमार्केटिंग वाले बिजनेस में, जो कि कार ट्रेड का सेकंड बिजनेस डिवीजन है, उसके अंदर एक ब्रांड आती है श्रीराम ऑटोमॉल। ठीक है, ये भी इन्होंने कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं अब तो काफ़ी साल हो गए, बट इन्होंने एक्वायर किया था इस चीज़ को। तो दे इनिशियली स्टार्टेड विद कंज्यूमर बिजनेस, फिर इन्होंने श्रीराम ऑटो मॉल को एक्वायर किया। वहाँ पे क्या होता है, अगेन एज आई सेड, कि जो रीपोजेस्ड व्हीकल्स कहते हैं उन्हें हम, जो लोन नहीं दे पाते हैं, फिर वहाँ से वो गाड़ी लेके आते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, उसको ऑक्शन पे डाल देते हैं, लिस्टिंग करवा देते हैं कि जिसको खरीदना है यहाँ से खरीद लो और हमको पैसा दे दो। तो ये श्रीराम ऑटो मॉल में होता है। बट प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से ये आ रहा है कि जो रीपोजिशन वाले व्हीकल्स हैं, मीन्स जो बैंक की तरफ से आते हैं या NBFCs की तरफ से आते हैं, या रीपोजेस्ड व्हीकल जो आते हैं, उनका वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो पिछले काफ़ी क्वार्टर्स से कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और रीपोजेस्ड व्हीकल्स से अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हुए दे शिफ्टेड टूवर्ड्स रिटेलाइजेशन, कि आप और मेरे जैसे कस्टमर्स हैं, कोई ड्राइवर है या कोई भी है जिसको अपना गाड़ी को बेचना है, ऑक्शन करवाना है, तो वो श्रीराम ऑटो मॉल पे आएगा। मीन्स इनके रीमार्केटिंग वाले बिजनेस सेगमेंट में वो अपनी गाड़ी लेके आ जाएगा। तो इनका बेसिक है, रीमार्केटिंग में वॉल्यूम्स आना चाहिए, चाहे वो रीपोजिशन से आए, चाहे वो नॉर्मल रिटेल व्हीकल्स हों। लेकिन अभी तो वॉल्यूम फिर भी बेटर होना शुरू हुआ है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जो रीमार्केटिंग में रीपोजिशन व्हीकल्स का पर्टिकुलरली जो सिक्लिकल नेचर होता है, वी हैव बॉटम्ड आउट, और यहाँ से हमारा रीपोजिशन का व्हीकल्स आना चाहिए। अभी भी ढंग से पूरा पीक तक नहीं पहुँचा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो साइकिल के लो से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है। और अगर वापस से आते हैं, होप बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, बस आपको ध्यान में रखना है, अगर वापस से रिपोजिशन का वॉल्यूम बढ़ता है तो ये इस वाला बिजनेस का सेगमेंट भी अच्छा कर सकता है, जो अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है। सिर्फ 12% YOY का ग्रोथ है इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में, और जो मैंने पहले डिस्कस किया था जिसके अंदर कार वाले और बाइक वाले आता है, उसका 30% ग्रोथ है। तो उस सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोर सेगमेंट है। कोर तो खैर अब सारे ही हो गए हैं, बट इनका जो पहला वाला सेगमेंट था कोर कंज्यूमर बिजनेस, वो अभी भी अच्छा कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीमार्केटिंग ओके ओके कर रहा है। अब OLX जो पहले ठीक ठाक ग्रोथ डिलीवर कर रहा था, जो इनका थर्ड बिजनेस सेगमेंट है, वो उसमें अब ओके ओके ग्रोथ हो गई है, कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रही है, सिर्फ 12% की ग्रोथ आई है इस बार YOY। तो Q3 इनके लिए बहुत अच्छा रहा था। और मींस एक चीज़ मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये लगी कि Q3 के एक्चुअल रिजल्ट से पहले इन्होंने अपना अपडेट शेयर किया था कि हम किस टाइप का वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, किस टाइप का सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं, बट Q4 के पहले इन्होंने कोई अपडेट शेयर नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि
मतलब मैं मुझे ऐसा लगा, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं किया, एंड आई वाज नॉट ऑन द कॉल टू आस्क दिस क्वेश्चन कि Q3 में आपको पता है कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले थे तो आपने अपडेट शेयर किया, Q4 में आपके नंबर्स आपको पता है कि उतना अच्छे नहीं थे, मतलब ख़राब तो नहीं है बट उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे, तो आपने Q4 का अपडेट क्यों नहीं शेयर किया? या तो पहले भी मत करो तो बाद में भी मत करो, अगर पहले किया है तो बाद में भी करो। तो ये थोड़ा मेरे को चीज़ डाइसी लगी, इसीलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं बता दूं इस चीज़ को। ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के अगर हम कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे तो उससे पहले भी मैं ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वेरी इन्फॉर्मेटिव है। बहुत लोग शायद आप में से फॉलो करते होंगे ऑटो इंडस्ट्री को, बट बहुत लोग नहीं भी करते होंगे, तो उनको शायद पता नहीं होगा कि ऑटो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और काफ़ी हद तक रिलेटेड होता है ऑटो इंडस्ट्री और कार ट्रेड टेक, बिकॉज इसमें एसेंशियली आपका कार का बाइंग और सेलिंग होता है, चाहे न्यू व्हीकल्स हो चाहे यूज्ड व्हीकल्स हो। तो ऑटो इंडस्ट्री में इस टाइम पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। अगर मैं आपको मारुति का प्रेजेंटेशन जो मैंने देखा था, उससे मैं अगर आपको सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो सिर्फ बताऊँ तो FY25 से FY24 को अगर मैं कंपेयर करूँ, इवन मारुति के वॉल्यूम्स ठीक ठाक होते हैं इंडस्ट्री में। तो आप देखेंगे 4.6% सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ थी। और अगर इंडस्ट्री की एक चीज़ मैं अगर और दिखाऊं, इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो पीवी इंडस्ट्री जो पैसेंजर व्हीकल की कंप्लीट इंडस्ट्री है, दिस इज़ द ये चीज़ मैंने आई थिंक मारुति से ली है, मारुति वाले अर्निंग्स कॉल से ली है, जो भी ये ट्रांसक्रिप्ट था। तो पीवी इंडस्ट्री क्लॉक्ड अ सेल ऑफ ओवर 4.3 मिलियन यूनिट्स, अ ग्रोथ ऑफ 2.5% YOY। तो FY25 में FY24 से अगर मैं कंपेयर करूं तो पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री में खुद में पूरी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ था वो सिर्फ 2.4% का था। और इससे पहले वो कितना था? एज एक्सपेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर द ग्रोथ रेट हैड मॉडरेटेड शार्पली फ्रॉम 8.4% इन FY24। 8.4% FY24 में बढ़ा था, इस बार सिर्फ 2.5% बढ़ा है। तो अगेन जो हाई बेस होता है ना, उसका इम्पैक्ट आया है। जब आपका एक साल बहुत अच्छा होता है तो नेक्स्ट ईयर उस बेस के ऊपर, उस हाई बेस के ऊपर ग्रो करना मुश्किल होता है। एंड समथिंग लाइक दिस वी कैन ऑल्सो सी इन कार ट्रेड हैपनिंग, बिकॉज हुआ क्या था, कार ट्रेड आया था आपके 1500-1600 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, लेकिन IPO से पहले, चाहे आप PB फिनटेक को भी देखेंगे, IPO और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है IPO से पहले बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करती हैं। IPO हाई प्राइस पे लिस्ट करवाती हैं, जितना पैसा इनको कमाना होता है वो कमा लेती हैं, उसके बाद इनके रिजल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि सारी कंपनी ऐसा करती हैं, बट आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। तो काफ़ी उनका रिजल्ट फिर ख़राब रहता है। एक साल तक इनका भी रिजल्ट ख़राब था, कार ट्रेड का भी ख़राब था। उसके बाद क्या होता है कि इनका बेस जो कम हो जाता है, उस कम बेस के ऊपर इनको ग्रो करना ईजी होता है। तो FY24 कोई बहुत अच्छा नहीं था कार ट्रेड के लिए, बहुत ख़राब था रादर। लेकिन FY25 बिकॉज वो FY24 का बेस ही इतना छोटा था, उसके ऊपर इनको ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए इनका FY25 काफ़ी अच्छा रहा। और वापस स्टॉक 1500 से पहले 300 समथिंग लेवल्स पे चला गया था, और वापस अब घूम के 1800 के लेवल्स पे आया था। और मैं पिछले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स से कार ट्रेड को डिस्कस कर रहा हूँ, इस चैनल पे डिस्कस कर रहा हूँ, और एक्स पे तो उससे भी पहले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये रहा, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। और इस टाइम पे भी ऐसा चीज़ देखी जा रही है, जैसे आप अगर देखेंगे जो चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, उन्होंने भी बोला कि 88% ऑफ द कंट्री इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कार ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मीन्स वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही है, बिकॉज एंट्री लेवल जो है व्हीकल्स का वो ही इतना महंगा हो चुका है। जो एंट्री सेगमेंट में व्हीकल्स आती हैं कॉम्पैक्ट और मिनी में और हैचबैक में जो आती हैं, तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स का भी, जो मैं आपको अगर YOY पे दिखाऊं तो वॉल्यूम नंबर्स ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे हैं, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, उनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी आएंगे। इसमें आपको 2.8% का डी ग्रोथ दिखेगा। तो अगेन मारुति में भी आपने देखा कोई खास वॉल्यूम ग्रोथ था नहीं, जबकि मारुति का वॉल्यूम ग्रोथ होता है बिकॉज उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो डोमेस्टिकली अगर मैं देखूं तो और बेकार किया है मारुति ने, जो मैंने आपको दिखाया था दैट वाज कंसोलिडेटेड। और एक्सपोर्ट में मारुति इस टाइम पे 20% से ऊपर ग्रो कर रहा है, उसका कहना है कि नेक्स्ट ईयर भी वो 20% से ग्रो करेगा। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मारुति, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी हम ये Hyundai का देखेंगे, Q3 का रिजल्ट, Q3 का रिजल्ट है, Q4 का नहीं आया, तो हम Q3 की बात करेंगे। इसमें भी आपको डोमेस्टिक सेल्स का जो वॉल्यूम है उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अब ये प्रॉब्लम है, पूरे इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ। और जिस हिसाब से अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है उस हिसाब से कार ट्रेड को भी ऊपर नीचे ग्रो करती है, बट
ये जो साल था कार ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा था। इंडस्ट्री ने तो हार्डली 0 to 5% आप कह सकते हैं ग्रोथ, लेकिन कार ट्रेड ने 28-29% से ग्रो किया है रेवेन्यूज़ को अपने, जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ में बताऊं। तो अगर आप कार ट्रेड का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे तो Q4 टू Q4 भी आप मैच कर सकते हैं। जो YoY आपको दिख रहा होगा तीन क्वार्टर एंडेड के वाले सेक्शन में, तो 18% से इनकम ग्रो हुआ है Q4 में, 69% से एबिटा एंड 85% से पैट ग्रोथ हुआ है, जो रेड में इन्होंने ऑलरेडी इसको ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो Q4 इनका मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेकार रहा है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज Q3 बहुत अच्छा था एंड ये सीजनैलिटी में होता ही है। Q3 इस कंपनी के लिए बेस्ट होता है, तो वो चीज़ भी आपको एक बार ध्यान में रखनी है। बाकी ईयर अगर आप देखेंगे FY24 से FY25 में भी, तो YoY आप 28% का ग्रोथ आपको नजर आएगा, एबिटा में 90% का ग्रोथ एंड पैट में 627% का ग्रोथ। ये कंपनी मेरे को इसीलिए भी बहुत अच्छी लगी बिकॉज जब हम कहते हैं कि लो कॉस्ट ग्रोथ मॉडल है इस कंपनी का, अगर एडिशनल इस कंपनी को ग्रो करना है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है ग्रो करने में। और इसीलिए आप देखेंगे कि एडिशनल जो रेवेन्यू में टॉप लाइन में ग्रोथ आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ग्रोथ इनका एबिटा में आ रहा है। और पैट की तो मैं क्या ही बोलूँ, 627% पैट बढ़ा है इस साल इनका, तो वेरी गुड। बाकी ठीक है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। एवरेज मंथली जो यूनिक विजिटर्स थे इनके पास इस बारी कितने थे, आपको एक डिक्लाइन दिखेगा। और ये कंपनी कह रही है कि ऐसा बहुत कम होता है कि हमको इतना कम डिक्लाइन मिले, एक क्वार्टर के अंदर इतना ज़्यादा वेरिएशन आए। तो इस बारी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिला है Q3 वर्सेस Q4 में। और ये इसीलिए भी हुआ है कि कंपनी को हटा के भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो कार सर्चेज है वो कम हुआ है। और इसीलिए भी हुआ है कि आपको जैसे मैंने बताया कि हर मैनेजमेंट से यही कमेंट्री आ रही है एक्सेप्ट महिंद्रा, किसी के वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो जब इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है तो हमको पता है कि डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है, जब एंड यूज़र पे डिमांड नहीं है, तो एंड यूज़र क्यों सर्च करेगा। तो इसीलिए आपको जो वॉल्यूम्स, जो आपको विजिटर्स दिखेंगे वो काफ़ी कम है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये क्वार्टरली वेरिएशन है, ये चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इसके रिजल्ट में। एक तो जैसे मैंने आपको कंज्यूमर बिजनेस का बताया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टिल ग्रोइंग बाई 30%। अगर मैं पर्टिकुलर सेगमेंट्स की बात करूँ, स्टिल ग्रोइंग बाई 30%, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंज्यूमर वाले डिवीजन में। अब यहाँ से क्या है कि आप अगर मारुति को भी पढ़ेंगे, उनका अर्निंग्स कॉल पढ़ें या फिर उनका सिर्फ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखें, तो उनका क्या है कि डिजिटाइजेशन में वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन मींस वही कार ट्रेड में अपने अपने आप को प्रमोट किया, डिजिटली अपना प्रेजेंस बनाना, ब्रांड का प्रेजेंस बनाना बेसिकली, उस पर वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड सेल्स प्रमोशन में उन्होंने पैसा खर्च कम किया, मीन्स डिस्काउंटिंग देना, ऑफर्स निकालना, मॉनसून ऑफर, बोनांजा, ये सब जो होता है उनका, तो वो सब में उन्होंने अपना प्राइस, अपनी कॉस्ट को कम किया है। लेकिन डिजिटाइजेशन में उन्होंने अपने प्राइस को बढ़ाया है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जब वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है इंडस्ट्री में, तो जो OEMs हैं, मारुति है, हिंडई है, टाटा है, इवन महिंद्रा है, महिंद्रा का तो ठीक है, उसमें तो कोई वॉल्यूम ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक ठाक वॉल्यूम ग्रो हो रहे हैं महिंद्रा के। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ज़्यादा स्पेंड करती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि जो एंड कस्टमर है, बिकॉज उनको पता है कि इनका एंड कस्टमर यहाँ देख रहा है, जिसको मारुति का, लेट्स से मारुति या टाटा का कोई भी व्हीकल खरीदना है, तो वो बहुत हद तक इस पे स्टिक रहेगा, देखेगा, 10 बार रिसर्च करेगा दिन में। तो वो ज़्यादा अपने जो जो वो कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट जो करते हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा करते हैं। और दीज प्लेटफॉर्म्स आर लाइकली टू बेनिफिट अगर वो जो एडवर्टीजमेंट का शेयर है वो इनके पास आता रहे तो। एंड ये भी इनका जो रेवेन्यू का एक इनकम स्ट्रीम होता है। लेकिन अगर मैं रीमार्केटिंग की बात करूँ, रीमार्केटिंग में मैनेजमेंट ने तो बोला है कि जो रीपोजीशन का व्हीकल्स है, रीपोजीशन व्हीकल्स का जो वॉल्यूम है वो इवन तो बॉटम आउट हो गया है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ अपवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री उसने शुरू करी है, अभी तो पीक पे नहीं पहुंचा है। तो जब वो पीक पे पहुंचेगा, अगर वो पहुंचेगा, बिकॉज होप बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो पीक पे पहुंचेगा तो यहाँ से रीमार्केटिंग वाले में ग्रोथ आ सकती है। अगेन इन्होंने रीमार्केटिंग को रीपोजीशन के व्हीकल्स को कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि रिटेलाइजेशन शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे कोई भी है जिसको अपना व्हीकल ऑक्शन करवाना है तो वो जाके बेच सकता है, तो रिटेलाइजेशन तो इनका फोकस रहेगा, रिटेलाइजेशन के थ्रू इनके रिटेल व्हीकल्स आते रहेंगे। तो
लेकिन सेम अगर गिवन एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ से सिर्फ अगर इनके रीपोजीशन के व्हीकल्स भी बढ़ जाते हैं, जो कि मुझे नहीं पता बढ़ेंगे या नहीं, आई रियली डोंट नो। होप बेस्ड इन्वेस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेकुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमको दिख जाएगा, इनके वॉल्यूम्स में दिख जाएगा, तो वो वहाँ से रीमार्केटिंग वाला सेक्शन भी अच्छा कर सकता है। कंज्यूमर वाला इज़ डूइंग गुड, रीमार्केटिंग एंड OLX अभी ओके कर रहे हैं, तो रीमार्केटिंग में ग्रोथ के लिवर्स प्रेजेंट हैं। डिपेंड करता है कि कब रिपोजिशन के वॉल्यूम्स आते हैं। और लेवरेज तो सारे बिजनेसेस में अच्छा मिल रहा है, सारे बिजनेस सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा लेवरेज मिल रहा है। OLX को अगर मैं बात करूं तो जो पहले काफ़ी अच्छा ग्रो करती थी, पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ था। इस बार ही सिर्फ 12% का ग्रोथ है। कंपनी का ये कहना है यहाँ से कि वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अभी 1-2 क्वार्टर्स आगे जाके लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 क्वार्टर्स आगे जाके OLX में कोई बहुत रिमार्केबल ग्रोथ आने वाला है, अनटिल अनलेस ये नई प्रोडक्ट कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करें। बिकॉज ये क्या करते हैं कि एज आई सेड, OLX पे कोई डीलर है या कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, मेरे को अगर कोई व्हीकल लिस्ट करवाना है, किसी को बेचना है सेकंड हैंड, तो मेरे को इनको पैसा देना पड़ेगा OLX को, एंड ये इनका मेन इनकम स्ट्रीम होता है। लेकिन यहाँ से अगर दो ऑप्शन है इनको रेवेन्यू बढ़ाने के, या तो ये मेरा प्राइस बढ़ाएं, जो मैं इनको प्राइस देता हूँ, जो डीलर्स इनको सब्सक्रिप्शन खरीदता है, या तो उसका प्राइस बढ़ाएं, या तो ये नए नए काइंड ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करें ताकि वॉल्यूम बढ़े। मैं भी आऊँ तो मैं सिर्फ कार ना बेचूँ, मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचूँ, मैं अपना घर भी बेचूँ, मैं अपना फर्नीचर भी बेचूँ, तो मैं अपना सब कुछ बेचूँ, और उन कैटेगरीज को ये रॉक सॉलिड करें, फाउंडेशन काफ़ी अच्छी कर दें उनकी। तो दो ऑप्शन है, कंपनी ने दूसरा ऑप्शन चुना है। कंपनी ने बोला है कि हम वो प्रेफर नहीं करते हैं, एंड वी आर नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन प्राइसेस, रादर वी शुड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम नए नए प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन उस चीज़ में टाइम लगता है। तो हमको ये देखना है फॉर द टाइम बीइंग OLX कैसे अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा जब तक इसमें नई कैटेगरीज नहीं आती हैं, और अगर नई कैटेगरीज आ भी गई तो क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या वो कैटेगरीज रेवेन्यू इनके लिए जनरेट कर पाएगी, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसके आगे जाके रिजल्ट देखेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनेंगे, और इंडस्ट्री से भी अपने आप को थोड़ा बहुत फेमिलियर रखेंगे। इसीलिए मैंने मारुति, टाटा और एटलीस्ट हिंडई के वॉल्यूम तो आपके साथ डिस्कस किए, ताकि आपको पता चले। वैसे आप बहुत लोगों को पता होगा, बट बहुतों को नहीं भी पता होगा कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है ऑटो इंडस्ट्री, बहुत इजी होती है, आपको बस साइकिल को पकड़ना होता है, एंड इट्स फेयरली इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है इंडस्ट्री, जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको समझना। बाकी आई थिंक इसमें इतना ही है। कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कार ट्रेड को लेके, बिकॉज मैंने 3-4 बार ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। Q1 FY25 से मीन्स 3 क्वार्टर्स पहले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई एम डिस्कसिंग कार ट्रेड टेक। तो मुझे पता है बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों के डाउट्स होंगे। अगर मैं इस चीज़ वीडियो में सारे चीज़ कवर नहीं कर पाया हूँ तो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कार ट्रेड। और नेक्स्ट वीडियो तो मैंने आपको बताया होम टेक्सटाइल पे आएगा, 2 इंटरेस्टिंग कंपनीज रहेंगी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो विल कीप दिस वीडियो टिल दिस टाइम, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।